जिस वीडियो को आप देख रहे हैं कम से कम उसको तो शेयर कर सकते हैं एक बार या नहीं, तो एक बार शेयर कर देना है। चलिए धन्यवाद, बढ़ते हैं। और सबसे पहला नियम हमारे पास ये है संक्रियाओं के जो नियम होते हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाने से संबंधित जो नियम होते हैं, इनटू डिवाइड से संबंधित, वो कहाँ कहाँ लागू होते हैं, कौन कौन संक्रियाओं से लागू होते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है, सबसे पहला नियम है प्यारे बच्चों संबरक नियम। क्या है? संबरक नियम। संबरक नियम क्या कहता है? इसे हम इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसके नियम क्या होते हैं? वो ये कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है, या संबरक नियम ये कहता है कि दो धन पूर्णांक समझते हैं ना, पूर्णांक के बारे में आप समझ जाइए इस तरीके से, भैया ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये है -1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो ये जो इस तरफ जो हैं क्या हैं, जितने सारे नेगेटिव पूर्णांक हैं इनको हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। इनको क्या कहते हैं? ऋण पूर्णांक कहते हैं। इनको ऋण पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। कौन कहते हैं? धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और ये जो है 0 जो है वो केवल और केवल एक पूर्णांक है, ना वो धन का कहा जाता है ना उसे ऋण का कहा जाता है। वो कहता है भैया हम परिवार के सदस्य हैं, हमें पूर्णांक नाम दे दो, ना तुम अपने परिवार में रखो ना तुम अपने परिवार में, हम इस पूरे होल परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमें आप केवल और केवल पूर्णांक के नाम से जाने। तो 0 केवल पूर्णांक होता है, ना वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही वो नेगेटिव इंटीजर है। तो जितने धन पूर्णांक होते हैं, तो संबरक नियम का जो पहला रूल ये है कि दो धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। दो धन पूर्णांकों का योग सदैव धन पूर्णांक होता है। कैसा? जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे, मैंने लिखा 4 + 5 या धन पूर्णांक है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होता है? 11। तो 11 भी एक क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये संबरक नियम कहलाता है। अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ें या दो धन पूर्णांकों को जोड़ें तो इनका योग भी क्या होगा? धन पूर्णांक ही होगा। जैसे और कोई एग्जाम हमने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया 6 प्लस में और यहाँ पे लिख दिया 11, तो इन दोनों का समीशन कितना होता है? 117 होगा। 17 का तात्पर्य है भैया अगर ये दोनों पूर्णांक हैं तो इन दोनों का योग भी धन पूर्णांक होगा। अगर 6 और 11 दोनों धन पूर्णांक हैं तो 17 भी क्या होगा? धन पूर्णांक ही होगा। ये क्या कहलाता है? संबरक नियम कहलाता है। अगला संबरक नियम ये होता है कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक होता है। अब ये गुणनफल के बारे में है। दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धन पूर्णांक ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, वही एग्जांपल ले लिए 4 × 5, ये 4 और 5 भी देख सकते हैं आप, दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इन दोनों का जो इंटू कितना होगा? 20। तो आप ही बताइए 20 पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर है? बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर है। या दूसरा एग्जांपल यही ले लिया, इंटू में हमने 6 × 11 = 66। आप इन्हें देखिए, दोनों धन पूर्णांक हैं। यदि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो भैया ये भी क्या होगा? निश्चित तौर पर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, एक इसका नोट है। नोट ये है कि संबरक नियम जो होता है, संबरक नियम घटाने को हम क्या कहते हैं? व्यवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? व्यवकलन। घटाने को हम क्या कहते हैं? व्यवकलन व्यवकलन और भाग की क्रियाओं में लागू नहीं होता है। भाग की क्रियाओं में लागू नहीं होता है।
मतलब इसके कहने का तात्पर्य ये है कि व्यवकलन यानी घटाने में आवश्यक नहीं है भैया कि इन दोनों का अगर हम दो धन पूर्णांकों को घटाएं तो हमेशा धन पूर्णांक मिलेगा, कभी कभी नेगेटिव इंटीजर भी मिल जाता है। जैसे यहाँ देखें 4 माइनस में 5 कर दें तो कितना -1 मिलेगा। तो दो धन पूर्णांकों का जो व्यवकलन होता है वो ऋण पूर्णांक भी हो सकता है। और यहाँ लिख दिया हमने 5 - 4, इसका +1 हो जाएगा। दो धन पूर्णांकों का जो व्यवकलन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए व्यवकलन में ये लागू नहीं होता है। इस चीज़ को आप सबको याद रखना है। कितना समझ में आया है? आज अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? संवरक नियम। तो इस चीज़ के बारे में आप लिख लें या जो भी आपको करना है फिलहाल आप कर लें। कितना मज़ा आ रहा है ये हमें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या कितना समझ में आ रहा है ये भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नियम है प्यारे बच्चों, इसको हमने मिटा दिया है और अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम हमारे पास क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। जगह थोड़ी सी कम होने के कारण बार बार मिटाना पड़ता है। चलिए अगला जो रूल है हमारे पास वो है क्रम विनिमय नियम। क्या है? क्रम विनिमय नियम, क्यूमुलेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। या इसे हम क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव लॉ ये क्या है प्यारे बच्चों? इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। ये कहता है कि दो धन पूर्णांकों का जो योगफल होता है ना, उसका क्रम बदलने पर भी नहीं बदलता है। यानी दो धन पूर्णांकों का, देखिए अच्छे से, क्रम विनिमय नियम में भैया क्रम विनिमय मतलब क्रम को उलट पुलट कर देने से भी उनका योग वही का वही रहता है। ये कौन कहलाता है? क्रम विनिमय नियम कहलाता है। यानी हम यहाँ पर लिखे देते हैं आपके लिए। ये नियम क्या कहता है? दो धन पूर्णांकों का योग, ये है दो धन पूर्णांकों का योग उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। उनका योग उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। दो धन पूर्णांकों का योग उनका क्रम बदलने पर भी वही रहता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4 + 5, 4 + 5 इन दोनों का सम कितना होता है? तो आप कहेंगे सर इनका सम 9 होगा। अगर हम 5 + 4 कर दें तो इसका सम कितना होगा? 9 होगा। यही क्यूमुलेटिव लॉ है या यही क्रम विनिमय नियम है कि दो धन पूर्णांकों का जो योग होता है उनका क्रम बदलने पर भी क्या होता है? वही होता है। या एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया 7 + में यहाँ पर कुछ भी ले लिया 10, इन दोनों का सम कितना होगा? 17। और हमने अगला ले लिया कि 10 + में 7, इन दोनों का योग कितना होगा? 17। यानी वही है कि दो धन पूर्णांक जो होंगे उन दोनों का प्लस करने पर या क्रम बदलने पर योग जो है वो हमेशा वही रहता है। यही क्रम विनिमय नियम कहलाता है। अगला जो रूल है हमारे पास वो यही है, क्रम विनिमय नियम का गुणन के बारे में भी होता है कि दो धन पूर्णांकों का योग, गुणनफल, दो धन पूर्णांकों का गुणनफल उनका, यहाँ क्रम लिखना है, उनका क्रम बदलने पर वही रहता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 5 + में 11, इंटू में की बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा 5 × में 11 = कितना हो जाएगा? 55। यानी इन दोनों का अगर हम क्रम बदल दें तो क्रम बदल के देख लेते हैं, 11 × 5 तो भी कितना होगा? 55। ये भैया क्या कहलाता है? क्रम विनिमय नियम कहलाता है। इसे आप लिख सकते हैं। कितना समझ में आया ये भी मुझे आप बता सकते हैं। चलिए तो आप इसको लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ। अगला लॉ हमारे पास जो भी है बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है।
अगला हमारे पास लॉ है साहचर्य नियम। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे कहते हैं साहचर्य नियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए अगला जो लॉ है हमारे पास वो है साहचर्य नियम। नेक्स्ट है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है वो ये कहता है अगर धन पूर्णांक संख्याएं लिखी गई हैं 2 से अधिक या 2 से ज़्यादा, तो इनको अगर हम युग्म बना करके जोड़ें तब उनका जो उत्तर होता है वो वही होता है। यानी साहचर्य नियम ये हमसे कहता है कि धन पूर्णांक संख्याओं के विभिन्न युग्मों को बना करके जो उनका योगफल होता है वो जहाँ का तहाँ होता है, जहाँ का तहाँ होता है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, बनाकर योग या करने पर उनका अंतर नहीं आता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल कि a प्लस b और प्लस c, हमने एक बार इन दोनों का युग्म बना लिया। इन दोनों का युग्म का मतलब है जोड़ा बना लिया है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो भी होगा बराबर में हमने यहाँ पे लिखा a, फिर लिखा b, फिर लिखा हमने c। अब हमने इन दोनों का युग्म बना लिया, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है? आप पहले bc को आप जोड़ दें, बाद में a को जोड़ें, और यहाँ आप ab को बाद में जोड़ दें, बाद में आप c को जोड़ें। उन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो समान होता है। इसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ या साहचर्य नियम कहते हैं। इसका रूल ये होता है धन पूर्णांक संख्याओं के विभिन्न युग्मों को योग करने पर योगफल में किसी प्रकार का यह अंतर नहीं आता है, जहां का तहां होता है। यानी ये धन पूर्णांक लिखे गए हैं, इनको अगर एक बार हमने इसको युग्म बना दिया है, एक बार हमने इसको युग्म बना दिया है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे कहें, हमने यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस में 5 प्लस में 6, ध्यान रखना। और एक बार हमने यहाँ पर फिर लिखा 4 प्लस में 5 प्लस में 6, एक बार इन दोनों को योग कर दिया, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 11 प्लस में 4, इन दोनों का कितना होगा? 9 प्लस में 6, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 15, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 15। दोनों का आंसर जो है वो एक ही आया, अंतर किसी प्रकार का नहीं है। तो वही हमने आपसे कहा था कि धन पूर्णांक संख्याओं के युग्मों को बनाकर जोड़ने पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आता है। ये कौन सा नियम कहलाता है प्यारे बच्चों? साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। समझ में आ गया? इसी को गुणनफल का भी एक नियम होता है। गुणनफल का नियम ये होता है, ये प्यारे बच्चों योग के लिए है और आप बता रहे हैं गुणनफल के लिए। गुणनफल के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों? आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा को, हमने इसकी परिभाषा को नहीं लिखा है, लिख लीजिए। वही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन पूर्णांक संख्याओं के युग्मों को बनाकर के गुणनफल में कभी किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा a b c, फिर हमने लिखा a b c, यहाँ पर पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों के गुणा में इसका गुणा और इन दोनों के गुणा में इसका गुणा करेंगे। इन दोनों का रिजल्ट कैसा आएगा? बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ कोई भी एग्जाम्पल, हमने लिखा 3 इंटू में 4 इंटू में 5, और यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 3 इंटू में 4 इंटू में 5। पहले हमने इन दोनों का गुणा किया, बाद में इसका गुणा किया, पहले हमने इन दोनों का गुणा किया बाद में, तो ये कितना हो जाएगा? 20। 20 में 3 का इंटू कर दें, इन दोनों में कितना हो जाएगा? 12, गुणा में 5 का इंटू कर दें तो ये भी 60 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये भी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? साहचर्य नियम। ये कौन सा नियम है? साहचर्य नियम है लेकिन गुणनफल का। और ये कौन सा नियम है? साहचर्य नियम है लेकिन योगफल का नियम है। समझ में आया प्यारे बच्चों? कितनी चीजें समझ में आई हैं ये भी मुझे आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। लिख लीजिए, जो भी आपको करना हो आपके एग्जाम के लिए, टीईटी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कुछ बच्चों ने हमसे कहा है कि सर इसको आप बना करके यूट्यूब पर अपलोड करें, तो उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर ही हमने ये वीडियो को अपलोड किया है, आप सबके लिए अपलोड किया है। तो आप कितना मजा आ रहा है ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। लिख लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए चलिए अगला रूल हम देखते हैं। अगला रूल हमारे पास क्या है? वितरण नियम या बंटन नियम। अगले रूल का नाम क्या है? वितरण नियम या बंटन नियम। वितरण आप समझते होंगे भैया, बांटने को हम क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिस्ट्रीब्यूट, इसीलिए इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, या वितरण नियम या बंटन नियम। ये भैया तीनों एक ही नाम है। वितरण नियम या बंटन नियम कहा जाता है इसे। हमने यहाँ पे लिख दिया वितरण नियम
या बंटन नियम, ये भैया एक ही नाम है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है भैया प्यारे बच्चों? ये कहता है कि हमारे पास जो लिखा हुआ है किस तरीके से बांटने का नियम होता है, इससे आप गुणनफल बेहतर तरीके से, जिस तरीके से आपने गुणा शुरुआत में सीखा हुआ था, यहाँ देखें, जैसे हमारे पास कोई भी दो संख्याएं लिखी गई हैं। हमने लिखा है यहाँ पे 5 प्लस में 6, और इसमें मुझे किसी भी संख्या का गुणा करना है। चलिए, मुझे 4 का करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का तात्पर्य ये होता है भैया, 4 पहले 5 के साथ जाएगा और 4 6 के साथ भी जाएगा। यानी इस तरीके से आपको लिख देना, यानी 4 इंटू में 5 बांटने को, अच्छा फिर ये प्लस लगाएं, फिर 4 इंटू में कितना हो जाएगा 6। समझ पा रहे हैं? इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। समझ में आ गया? इसे हम योग पर गुणन का नियम कहते हैं। योग पर गुणन का वितरण नियम है। ये उल्टा फॉलो नहीं करता है, लेकिन सीधा ये फॉलो करता है। समझिए मेरी बात को, ये उल्टा फॉलो नहीं करता है, सीधा फॉलो करता है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इसका जो रूल है प्यारे बच्चों, यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट कितना आएगा प्यारे बच्चों? ये कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 का 4 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 44। बराबर में ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 4 6 24। इन दोनों का टोटल ये भी 44 आ जाएगा और ये भी 44 आ जाएगा। यानी इसको अगर हम मास्टर लॉ कहना चाहें तो भैया ए गुणा में बी प्लस सी, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ए गुणा में बी, और प्लस में क्या लिख सकते हैं? ए गुणा में सी। इसे हम क्या कहते हैं? योग पर गुणन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे योग पर गुणन का वितरण नियम कहते हैं। इस नियम का जो नाम है, इसे हम कहते हैं योग पर गुणन का बंटन नियम। अगर हम इसी का उल्टा कर दें तो भैया वो फॉलो नहीं करता। अगर हम लिख दें योग पर गुणन का बंटन नियम है, हमने यहां पे लिख दिया गुणन का बंटन नियम। गुणन पर योग का बंटन नियम, ये भैया लागू नहीं होता है। याद रखना। कैसे? ये लागू नहीं होता है। गुणन पर योग का बंटन नियम लागू नहीं होता है। ध्यान रखना, योग पर गुणन का लागू होता है, लेकिन गुणन पर हमने यहाँ पे लिखा बी गुणा सी, हमने पहले कर दिया है। बी गुणा प्यारे बच्चों सी हमने कर दिया, और इसमें हम प्लस किसको कर रहे हैं? यहाँ पर ए को प्लस कर रहे हैं। यानी हमने क्या कहा था? गुणन पर योग का। इसका रिजल्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? अब आप कहेंगे सर कि ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा में क्या हो जाएगा? ए प्लस में सी। समझिएगा, इनका रिजल्ट अगर हम आपको लिखना चाहें, ये तो हमने मास्टर रूल लिख दिया है, तो हम इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लिखना चाहें, हमने यहाँ पे लिखा गया है कि 3 प्लस, यहाँ पे लिख दें 4 इंटू में 5। ध्यान रखना, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 3 प्लस में कितना हो जाएगा? 4, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? इंटू में 3 प्लस में कितना आ जाएगा? 5। समझिएगा, इन दोनों का रिजल्ट कितना हो जाएगा? 20, और 20 और 3 कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। इसका कितना हो जाएगा? यहाँ देखें, 4 3 कितना हो जाएगा? 12, और 5 3 कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 होगा प्यारे बच्चों। कितना होगा? 7, और 5 और 3 कितना होगा? 8, 8 7 कितना होता है? 56। तो क्या दोनों के दोनों रूल बराबर आए हैं? क्या नहीं आए हैं? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि योग पर गुणन का बंटन नियम फॉलो होता है, और गुणन पर योग का बंटन नियम फॉलो नहीं होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। आप इसको लिख लीजिए कि योग पर गुणन का वितरण नियम लागू होता है, जबकि गुणन पर योग का वितरण नियम लागू नहीं होता है। ये उसका एग्जाम्पल है, और ये उसका एग्जाम्पल है। आप इसको भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आपको करना है फिलहाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले नियम पर, और अगला नियम हमारे पास है निसरण नियम। निसरण नियम को हम क्या कहते हैं? कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का तात्पर्य होता है, मतलब किसी एक को कैंसिल कर देना। क्या कहलाता है? कैंसिलेशन लॉ कहलाता है। इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए देखें, इस चीज को हम मिटा रहे हैं, और अगले हमारे पास लॉ जो है उसका नाम है कैंसिलेशन लॉ या निसरण नियम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? निसरण नियम। हमने यहां पर लिखा है निसरण नियम। निसरण नियम, इसे हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कैंसिलेशन कहते हैं। इंग्लिश भैया हो सकता है सही हो या हो सकता है गलत हो भैया,
दूसरे का विषय है उतना पढ़ाते हैं जितना हमें आता है। इंग्लिश अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो माइंड मत कीजिएगा भैया, इंग्लिश के हम अध्यापक नहीं हैं, हम गणित के अध्यापक हैं। तो इंग्लिश अगर गलत हो जाए तो माइंड मत कीजिएगा, दूसरे का विषय है उतना पढ़ाते हैं जितना हमें आता है, या उतना हम लिखते हैं जितना हमें आता है। जितना मुझे नहीं आता मैं लिखता भी नहीं हूँ। तो निश्रण नियम, कैंसिलेशन नियम क्या कहलाता है? जैसे यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि a+b और यहाँ पे लिखा हुआ है b+c। भैया इन दोनों का योग आप क्यों कर रहे हैं? आप ही बताइए। इन दोनों में कोई एक वेरिएबल कॉमन है क्या? बिल्कुल है। तो आप एक काम करें, बी से बी को यहीं कैंसिल कर दें। इसको हम क्या लिख सकते हैं? a=c लिख सकते हैं। क्यों आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? उसको क्यों आप ऐड करेंगे? कैंसिलेशन का तात्पर्य है कि यहीं कहीं कैंसिल कर दो आप। यानी अगर a+b का मान b+c के बराबर है तो इसका तात्पर्य है कि a का मान c के बराबर है। इसका तात्पर्य ये है क्योंकि b दोनों में कॉमन है, b तो पहले से बराबर है। तो मतलब ये है कि अगर a+b का मान b+c के बराबर है, b भी दोनों में कॉमन है, तो a का मान c के बराबर होगा। भैया ये योग में भी होता है और गुणन में भी होता है। ये किसका नियम है? योग का नियम है। और भैया ये किस में भी लागू होता है? गुणन में भी लागू होता है। गुणनफल में भी क्या लागू होता है। गुणनफल में किस तरीके से लागू होता है मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कि a गुणा b और यहाँ पे लिख दूँ b गुणा c, भैया रिजल्ट तो एक ही ना, b से भी कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a=c हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो भैया योग में भी लागू होता है निश्रण नियम या कैंसिलेशन लॉ, और गुणन में भी लागू किया जाता है। समझ पा रहे हैं? बड़ा छोटा सा नियम था, कोई समस्या नहीं है। अगला नियम देखते हैं भैया, इसे हम कहते हैं गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? गुणात्मक नियम इसे कहते हैं। इसे गुणात्मक नियम कहते हैं और इसे हम योग का तत्समक नियम कहते हैं। योग का तत्समक। योग का तत्समक नियम क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? उसके बारे में देखना है। धन पूर्णांक एक की बात की जा रही है। धन पूर्णांक एक, पहले इसके बारे में बता रहे हैं। गुणात्मक नियम भैया, धन पूर्णांक एक ऐसा धन पूर्णांक है जिसमें किसी भी संख्या में गुणा कर देने पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है धन पूर्णांक एक ऐसा धन पूर्णांक है जिससे किसी भी धन पूर्णांक को गुणा करने पर परिणाम वही का वही पूर्णांक होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा परिभाषा लिखे देता हूँ। चलिए जो परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है वही लिखे देते हैं। धन पूर्णांक एक ऐसा धन पूर्णांक है, एक ऐसा धन पूर्णांक है, एक ऐसा धन पूर्णांक है जिससे किसी भी धन पूर्णांक को गुणा करने पर परिणाम वही धन पूर्णांक होता है। परिणाम वही धन पूर्णांक होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर मैं लिख दूँ a गुणा 1, रिजल्ट क्या होगा भैया? अगर आप a को धन पूर्णांक मानते हैं तो a होगा। अगर हमने लिखा यहाँ पे 3 गुणा 1, रिजल्ट क्या होगा? 3 होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया 4 गुणा 1, भैया रिजल्ट क्या होगा? 4 होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया 111 गुणा 1, भैया रिजल्ट क्या होगा? 111। यानी एक ऐसा धन पूर्णांक है, इसे हम गुणात्मक नियम या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। याद रखना, वो ये योग का, इसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसे हम एडिटिव या योग का तत्समक नियम कहते हैं। ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? यहां देखना, अब 0 एक ऐसा पूर्णांक है योग के तत्समक नियम में। 0 या जिसे हम क्या कहते हैं? शून्य, एक ऐसा
पूर्णांक है, ये केवल पूर्णांक है भैया, धन ऋण में से कुछ नहीं होता है। एक ऐसा पूर्णांक है जिसे किसी भी पूर्णांक में जोड़ने पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं हम? योग का तत्समक नियम। जैसे हमने यहाँ पे लिखा a+0, बताएं इसका रिजल्ट क्या होगा भैया? a होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया 4+0, रिजल्ट क्या होगा भैया? 4 होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया कि 222 प्लस में 0, रिजल्ट क्या होगा भैया? क्या होगा? 222 होगा। इसे हम क्या कहते हैं? योग का तत्समक नियम कहते हैं, और इसे हम गुणात्मक नियम कहते हैं। गुणात्मक नियम यानी सिंपल सी बात है, ऐसी संख्या बताएं जिसका रिजल्ट, जिससे भी गुणा कर दें रिजल्ट वही का वही रहे, ऐसी संख्या इसमें बता दें जिसमें जोड़ दें कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी संख्या इसमें बता दें गुणा कर दें कोई परिवर्तन ना हो। तो गुणा में 1 और योग में 0 होता है। प्यारे बच्चों, इतने सारे संक्रियाओं के नियम थे, संक्रियाओं के नियम खत्म हो गए हैं। कैसी आपको आज की क्लास लगी है? फिलहाल पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में हम आपसे बात करते हैं थोड़ी सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि सर इस संक्रियाओं के नियम से परिचित थे और कितने आप अपरिचित थे, ये मुझे आप ज़रूर बता दिया। तो कितना समझ में आया है ये आप सबको मुझे ज़रूर बताना है। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित तौर पर इस वीडियो को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कम से कम एक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। चलिए, इन्हीं आशाओं के साथ में आप सभी का धन्यवाद।